प्राचीन मिस्र के राजा तूतनखामन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें फ़ेरोन यानी राजा थे। उनका जन्म 1346 ईसा पूर्व में मिस्र की तत्कालीन राजधानी अखेतोटेन में हुआ था। उस समय इनका पारिवारिक साम्राज्य अपने चरम पर था। तूतनखामेन ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में सत्ता संभाली और 1337 से 1328 ईसा पूर्व तक इन्होंने हुकूमत की। लेकिन उस समय सत्ता की वास्तविक संरक्षिका तूतेन की मां रानी नेफरतीति थी और राजा तूतनखामेन को अपना जीवन विलासितापूर्ण जीने में किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। उनके हरम में देश विदेश की हजारों खूबसूरत युवतियां थीं। शराब और सूखे मेवे विदेशों से आयात होते थे। हरम में हर रोज़ शाही जलसे, नाच गाना, संगीत और शराब के दौर चलते थे। उनका शाही खजाना हजारों टन सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरा पड़ा था। तूतनखामेन उस समय जिन विलासितापूर्ण सामग्रियों का प्रयोग करते थे, शायद ही विश्व का कोई अन्य शासक प्रयोग करता हो। तूतनखामेन की कब्र से मिला इत्र में डूबा एक रुमाल आज भी अपनी लाजवाब खुशबू बिखेर रहा है। तूतनखामेन का रुतबा कैसा था, यह इस बात से समझा जा सकता है कि जब मिस्र में उनकी कब्र खोजी गई तो वह आज भी सही सलामत हालत में थी। इससे पता चलता है कि उनके शव के रखरखाव को लेकर किस हद तक सावधानी बरती गई थी। साथ ही उनकी कब्र के कमरे से 5000 से अधिक बेशकीमती चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें वे पारलौकिक दुनिया में प्रयोग करने वाले थे। वहीं किंग तुत की मौत के बाद उनके शव को ममी बनाकर जल्दबाजी में बनाए गए एक मकबरे में सुरक्षित रख दिया गया। तूतनखामेन की मृत्यु को लेकर कई कयास लगाए जाते हैं। कुछ का कहना है कि उनकी हत्या की गई, जबकि कुछ मानते हैं कि शिकार के दौरान वे घायल हुए और टांग में संक्रमण की वजह से उनकी मृत्यु हुई। हाल ही में आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनकी ममी का सीटी स्कैन करने के बाद बताया कि किंग की मृत्यु गंभीर मलेरिया बुखार की वजह से हुई थी। तूतनखामेन की कब्र की खोज का काम तब शुरू हुआ जब 4 नवंबर 1922 में ब्रिटिश पुराविद हावर्ड कार्टर और निकोलस रिवेस को रेत में दबी मकबरे की पहली सीढ़ी दिखाई दी। यहाँ खुदाई करने वाले तमाम मजदूरों के साथ अनेक अजीबोगरीब घटनाएं हुई और कईयों की मौत भी हुई। वहीं यहाँ के रिसर्चर्स की फंडिंग करने वाले ब्रिटिश रईस लॉर्ड कार्नरवॉन की मौत भी मच्छर के काटने से हुई थी। इन हादसों को लोगों ने तूतनखामेन का श्राप बताया, तो इस खोज को वैज्ञानिकों ने वैली ऑफ द किंग्स नाम दिया। फिर वह दिन भी आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 26 नवंबर 1922 के दिन पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर को तूतनखामेन की मुख्य कब्र के साथ लगा एक विशाल कमरा मिला, जो अतुल्य और आश्चर्यजनक सामानों की श्रृंखला से भरा पड़ा था। इस सामान को देखकर कार्टर दंग रह गए। यह सामान इतना ज्यादा था कि कार्टर को उनकी लिस्ट बनाने में पूरे 10 वर्ष लग गए। वे ताज्जुब कर रहे थे कि मात्र 19 साल के मृत युवा राजा के लिए इतना बड़ा खजाना क्यों दफना दिया गया। लेकिन इतने अथाह खजाने के बीच एक छोटे से टुकड़े ने विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह टुकड़ा कुछ और नहीं बल्कि फ़ेरोन तूतनखामेन का कॉन्डम था, जिसे अनंत और पारलौकिक दुनिया में किंग के प्रयोग के लिए रखा गया था। लेकिन वर्तमान में यह कॉन्डोम काहिरा म्यूजियम में संरक्षित है। इस कॉन्डोम में तूतनखामेन के डीएनए के निशान भी पाए गए हैं। यह कॉन्डोम महीन लिनन से बना एक म्यान जैसा था, जिसे जैतून के तेल में भिगोया गया और एक डोरी से जोड़ा गया था, जो उसकी कमर के चारों ओर बंधा हुआ था। यह 1350 ईसा पूर्व का सबसे पुराना ज्ञात कॉन्डोम है। उस काल में गर्भ निरोधक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता होगा, या यह भी हो सकता है कि धार्मिक अनुष्ठान और बीमारियों से बचने के लिए इन कॉन्डोम्स का प्रयोग किया जाता रहा होगा। मिस्र के फ़ेरोन शुद्ध सोने से बने लिंग के कवर का भी उपयोग करते थे। इसे धारण करने से पहले वे अपने लिंग का खतना करवाते थे। संभवतः मानव सभ्यता के इतिहास में मिस्र की सभ्यता ही एकमात्र ऐसी ज्ञात सभ्यता थी जहां खतना अर्थात सर्कमसिजन की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यता विद्यमान थी।
इन मूर्ति पूजकों ने जब अन्य धर्मों को स्वीकार किया, तब भी उन्होंने अपनी इन प्राचीन परंपराओं को बदस्तूर जारी रखा और धीरे धीरे सरकमसिजन की यह परंपरा समस्त मध्य एशिया में फैल गई। मिस्र के लोग गर्भ निरोधक के अन्य तरीके भी प्रयोग करते थे। वे मगरमच्छ के गोबर में अन्य औषधियां मिलाकर एक लेप बनाते थे जिसे शुक्राणुनाशक माना जाता था। वहीं गाय की महीन खाल और जानवरों के मूत्राशय की त्वचा से भी कॉन्डोम बनाए जाते थे। तो पुरुष अपने लिंग को टार से ढक देते थे या जैतून के तेल में प्याज का रस मिलाकर अपने लिंग पर लगाते थे, जबकि नपुंसकता, निसंतानता और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारियों से जूझ रहे मिस्र के पुरुष रतिक्रिया और पौरुष के देवता मिन के उत्तेजित लिंग की पूजा करते थे। देवता मिन को मूर्तियों में उत्तेजित लिंग के साथ दिखाया गया था। अपने लिए ताबूत का चयन मृतक की पूर्व इच्छा और उसकी पसंद नापसंद पर निर्भर करता था कि मरने के बाद मृतक की मम्मी किस ताबूत में संरक्षित की जाएगी। ताज्जुब है कि तत्कालीन मिस्र का समाज कितना उन्मुक्त और स्वच्छंद था, जो उन्हें समस्त मानवीय सभ्यताओं में अतुल्य बनाता है। इन सब तथ्यों से इतना तो तय है कि मिस्र के लोगों में ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का स्तर अपने चरमोत्कर्ष पर था। वहीं बच्चे ऊपर वाले की देन हैं, इस समझ से परे वे यह जानते थे कि वीर्य में मौजूद शुक्राणु ही संतान उत्पत्ति में सहायक होते हैं और जिसे रोकने के लिए मिस्र के लोग कॉन्डोम का प्रयोग करते थे। लगभग 3000 वर्ष पुराने इस कॉन्डोम के बाद आधुनिक युग में जब रबर की शुरुआत हुई तो इसी के साथ बड़े पैमाने पर कॉन्डोम क्रांति का आगाज हुआ और 1850 ईस्वी तक कई रबर कंपनियों ने कॉन्डोम का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। लेकिन आज भी कॉन्डोम जैसी छोटी और बड़ी उपयोगी चीज़ का नाम लेने में लोगों को शर्म महसूस होती है। संभवतः वे यह नहीं जानते कि इसका इतिहास और उपयोग कितना पुराना तथा विज्ञान पर आधारित है।